सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं के हम दूसरे अध्याय को पढ़ रहे थे। व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों में हमने अलग अलग संगठनों की बात की थी। इसमें एकल स्वामित्व की व्याख्या सहित हम चर्चा कर रहे थे। एकल स्वामित्व के अंदर हमने एकल स्वामित्व को समझा और उसके लक्षणों को समझा। और अब एकल स्वामित्व के आज जो इस लेक्चर के अंदर मैं एकल स्वामित्व के गुणों को समझाऊंगा कि उसके अंदर कौन से गुण होते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके अंदर क्या विशेषता रहती है। लक्षणों को समझने के बाद एकल स्वामित्व के गुण, फिर इसके बाद जो उसकी बुराइयां रहेगी उसको हम समझेंगे, फिर साझेदारी को भी समझेंगे, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनी, सहकारी संगठन, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हमारा ये जो लेक्चर है सिर्फ एकल स्वामित्व के गुणों का लेक्चर रहेगा। एकल स्वामित्व के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, एकल स्वामित्व जो व्यवसाय करता है, एकल सोल ट्रेड व्यवसाय होता है, एक स्वामी जब अपना व्यवसाय एकल रूप से करता है तो उसके अंदर गुण कौन से निहित रहते हैं, पहले उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो एकल स्वामित्व के अंदर शीघ्र निर्णय लेने का ये गुण होता है। उसके अंदर ये गुण होता है कि वो शीघ्र निर्णय ले सकता है। शीघ्र निर्णय के बाद उसके अंदर सूचना की गोपनीयता होती है कि वो सूचना जो भी होती है उसमें गोपनीयता होती है, यानी कि वो किसी से आगे पब्लिश नहीं करता है, खुद तक ही सीमित होती है। और प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है और उपलब्धि का एहसास होता है। और पांचवा बिंदु है स्थापित करना और बंद करना, एकदम उसमें सुगमता रहती है, सरलता रहती है। तो गौर करें विद्यार्थियों, शीघ्र निर्णय ले सकता है। एक व्यवसायी, एक एकल उद्यमी क्या करता है, जब एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय चलाता है तो उसको निर्णय लेने में सुगमता होती है। कैसे कि व्यवसाय संबंधी निर्णय तो तुरंत ले सकता है क्योंकि वो व्यवसाय खुद एकल चलाता है। उसका ऊपर कोई भी उसके ऊपर उसका कोई भी कर्ता धर्ता नहीं होता है, वो स्वयं ही उस व्यवसाय का कर्ता होता है और उस व्यवसाय को स्वयं चलाता है। तो निर्णय लेने में सुगमता होती है क्योंकि दूसरों से उसे सलाह भी नहीं लेनी पड़ती है। वो अपना निर्णय अपने व्यवसाय को चलाने के लिए एकदम स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसलिए इसे का ये एकल स्वामित्व का गुण है कि व्यवसाय के अंदर उस एकल स्वामित्व व्यापार के अंदर उस व्यवसाय संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं वो एकल स्वामित्व के द्वारा शीघ्र तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। उसे किसी और से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए शीघ्र निर्णय की यहाँ बात हुई है। विद्यार्थियों, मैंने कुछ नोट्स के हिसाब से, पॉइंटों के हिसाब से ऐसे समझाने का प्रयास किया है, आपसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो शीघ्र निर्णय का मतलब है कि व्यवसाय संबंधी निर्णय कौन लेता है, एकल स्वामित्व करने वाला एकल स्वामी निर्णय लेता है। वो तुरंत निर्णय ले सकता है, उसे उस पर कोई भार नहीं है क्योंकि उसकी खुद का व्यवसाय, एक व्यवसाय खुद अकेला है, उसका स्वामी वो खुद है, उसे और किसी की क्या जरूरत रहेगी। वो निर्णय लेने में उसके अंदर तुरंतता होगी। अगर बाकी व्यवसाय अगर बड़ा हो और साझेदारी जैसे हो तो तमाम प्रकार के साझेदारों से बात करनी पड़ती है कि हमें इस व्यवसाय के अंदर ये नियम लागू करना है, तो सबसे पूछना पड़ता है। मगर ऐसी यहाँ कोई जरूरत नहीं, निर्णय लेने में सुगमता रहती है, निर्णय तुरंत ले सकता है क्योंकि दूसरों से कोई भी सलाह लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं रहती है। वो स्वतंत्र होता है, व्यवसाय एकल करता है, एकल स्वामी होता है, उसे दूसरों से निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं रहती है, कोई सलाह नहीं रहती है, निर्णय स्वयं लेता है। अगला बिंदु है सूचना की गोपनीयता। विद्यार्थी, सूचना की गोपनीयता से क्या तात्पर्य है कि वो स्वयं निर्णय लेता है तमाम प्रकार के उस व्यवसाय के अंदर। वो जो अपना व्यवसाय चलाता है उसमें जो भी उसे निर्णय लेना है वो निर्णय स्वयं ले लेता है। जो भी वो निर्णय लेता है वो उसकी गोपनीय रहता है, वो उसके पास ही रखता है, वो पब्लिश नहीं, वो दूसरों के सामने नहीं रखा जाता है। स्वयं निर्णय, जैसे कि व्यवसाय दुकान चला रहा है, आज उसको ये निर्णय लेना है कि आज क्या करना है कि मुझे इतना माल लेके आकर इतने माल को इस दर से बेचना है, तो उसे और किसी से नहीं पूछना है। वो स्वयं निर्णय लेकर वो जो भी निर्णय ले रहा है वो उसकी गोपनीयता रखता है। और इसके अंदर जो भी विभिन्न प्रकार के लेखे जोखे होते हैं उसे भी प्रकाशित नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो कानून के अंतर्गत इतनी वैधानिक औपचारिकता ना होने के कारण इसके जो भी लेखे जोखे होते हैं, जो भी हिसाब किताब होता है, इसे किसी भी संस्था के सामने या फिर किसी भी सरकार के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और ये गोपनीयता बनाए रखता है। इसने कितना धन कमाया है, क्या क्या इसके पास माल उपलब्ध है, क्या इसके पास सामग्री है, कितना गोदाम के अंदर माल है, वो सिर्फ ये गोपनीयता रख सकता है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं रहती है। दोबारा कर जाती है, सूचना की गोपनीयता कैसे, मतलब कि स्वयं निर्णय लेता है तो वो संबंधित सूचना को भी गुप्त रखता है क्योंकि निर्णय भी वो स्वयं लेता है। जो भी व्यवसाय से संबंधित सूचना होती है वो अपने आप में गुप्त रखता है। उसके पास माल है या नहीं है, किस दर पे वो लाया है, किस दर पे उसे बेचना है, किसी और से साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं, गुप्त रखता है। कानून के अंतर्गत अपने लेखे जोखे को प्रकाशित हेतु वो बाध्य नहीं है। कानून की औपचारिकता इतनी नहीं होती है क्योंकि ये जो रूल्स और रेगुलेशन जो इसके अंदर बनाए जाते हैं, इसका प्रारंभ किया जाता है, इसे स्टार्ट किया जाता है, तो इतनी औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती। बस कुछ संस्थाओं, कुछ व्यवसाय के अंदर लाइसेंस की जरूरत रहती है, मगर यहाँ लेखे जोखे को सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक यानी सबके सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और गोपनीयता बनी रहती है। अब विद्यार्थी गौर करें, तीसरा बिंदु प्रत्यक्ष प्रोत्साहन।
पर प्रोत्साहन का मतलब इंसेंटिव होता है, यानी कि वो जो भी कार्य करता है, लाभ कमाता है तो उससे वो प्रोत्साहित होता है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य है, क्योंकि वो लाभ कमाता है, उसका सीधा संबंध अपने व्यवसाय से रहता है, अपने व्यवसाय से रहता है और तमाम प्रकार की जोखिम उठाता है, तमाम प्रकार के लाभ कमाता है, उसे लाभ भी होता है, जोखिम भी होता है। जो भी फिर वो इस प्रकार की कार्य प्रणाली के अंदर वो कार्य करता है अपने व्यवसाय के लिए और जो उसे सीधा लाभ मिलता है तो वो खुद प्रोत्साहित होता है, प्रोत्साहन की राशि उसे मिलती है और प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित होता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं निभानी पड़ती। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम व्यवसाय करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के अंदर व्यवसाय करते हैं, तो हम कंपनी का संबंध अंशधारियों से होता है, अंशधारी कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं, फिर धीरे धीरे उन पैसों की बढ़ोतरी होती है और जो उसके अंदर सदस्य होते हैं तो घूम फिर के पैसे उनके पास पहुंचते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचते हैं। मगर एक एकल स्वामी जो व्यवसाय करता है, एकल स्वामित्व के अंदर वो जो भी कार्य करता है, जो भी अपनी कार्य प्रणाली के अंदर अपना पूरा जो प्रयास लगाता है, जो अपनी मेहनत करता है, उससे जो भी पैसा मिलता है उसे प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वयं खुद के मिलता है और वो प्रोत्साहित होता है। तो अगर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य है। स्वामी संपूर्ण लाभ को अकेला ही ग्रहण करता है, जो भी लाभ मिलता है, संपूर्ण लाभ की अगर यहाँ बात करें तो जो जोखिम भी होता है तो वो भी वो अकेला ही ग्रहण करता है, क्योंकि पैसा वो खुद लगाता है, पूंजी वो खुद लगाता है, किसी और की बाध्यता नहीं होती है। जो अगर लाभ होगा तो वहां जोखिम भी होगा, ये एक कड़ी भी है, जहां लाभ वहां जोखिम होने की अनिश्चितता रहती है। अब जब वो पूरा लाभ को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करता है होने के कारण वो प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवसाय में किए गए प्रयत्नों यानी कि तमाम प्रकार के वो जो कार्य करता है, जोखिम उठाता है, विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणाली को अंजाम देता है, किस प्रकार अपने व्यापार को मेंटेनेंस करता है, साजो सामान की व्यवस्था करता है, तमाम प्रकार की जो भी वो प्रणालियां करता है, वो प्रयत्न करता है, प्रयत्न के लाभ, उसे प्रयत्न से क्या लाभ मिलते हैं, वो अकेला ही स्वामी होता है अर्थात लाभ का बंटवारा किसी में भी नहीं होता है, क्योंकि वो अकेला स्वामी होने के कारण या लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता है, किसी और को उस लाभ में भागीदार या हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है, इसलिए वो अकेला साझेदार, अकेला ही एकल स्वामी होता है, माफ कीजिएगा एकल स्वामी होता है। अब जब अकेला एकल स्वामी होता है तो संपूर्ण लाभ को वो खुद ग्रहण करता है और संपूर्ण अगर जोखिम होगा तो भी वो खुद ग्रहण करेगा। अगर हम यहाँ बात करें कि उसको प्रोत्साहन मिल रहा है तो यहाँ अच्छी बात है, तो हम यहाँ लाभ की बात ज्यादा करेंगे। गौर करें विद्यार्थी, स्वामी खुद होता है, संपूर्ण लाभ को खुद ग्रहण करता है, ग्रहण होने के कारण वो प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवसाय में जो भी किए गए प्रयत्न, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवसाय से सीधा उसका संबंध होता है और जो भी वो प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करने से जो लाभ मिलेगा उसका स्वयं का वो स्वयं मालिक होगा और जो लाभ मिलेगा उसका बंटवारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें और कोई भागीदार नहीं है, उस व्यवसाय का वो अकेला मालिक है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है और वो प्रोत्साहन होकर अपने व्यवसाय को निरंतर बनाए रखता है। विद्यार्थी, चौथा बिंदु है उपलब्धि का एहसास। अब जब वो स्वामी उस व्यवसाय को चलाता है, उस व्यवसाय को प्रारंभ करता है, उस व्यवसाय के अंदर तमाम प्रकार के वो प्रयत्न करता है, तब उसके अंदर आत्मसंतुष्टि आती है, विश्वास होता है, आत्म जागृति होती है और उन आत्म जागृति, उन आत्मविश्वास से वो अपने आप में ऐसी उपलब्धि का एहसास करता है कि जब उसने एकल स्वामित्व का व्यवसाय प्रारंभ किया, उसे तमाम प्रकार की ऐसी चीजों से उपलब्धि मिल रही है और उपलब्धि का एहसास मिलने के कारण वो व्यवसाय को, एकल स्वामित्व व्यवसाय को निरंतर चलाने का प्रयास करता है और उसे किस प्रकार से उपलब्धि मिलती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपलब्धि का एहसास, स्वयं के लिए काम करने का व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। वो जो व्यवसाय चलाता है, जैसे कि एक किराना की दुकान चलाने वाला आदमी सुबह उठकर किराने की दुकान खोलता है और शाम को किराने की दुकान बंद कर अपने घर आता है, तो वो किसके लिए व्यवसाय कर रहा है, वो स्वयं के लिए व्यवसाय कर रहा है, बस उसका फिर परिवार का संचालन हो रहा है, मगर व्यवसाय तो जहाँ व्यवसाय की दरमियान जहाँ वो खड़ा है वो व्यवसाय उसका स्वयं का है और स्वयं के लिए कार्य करता है, व्यक्तिगत अपने लाभों के लिए कार्य करता है। स्वयं के लिए काम करने से व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। अगर जब आदमी स्वयं के लिए अपने कार्य करता है उसे व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है तथा आत्मसंतोष भी मिलता है, अतः वो अपनी योग्यता, व्यक्तिगत संतोष के साथ साथ उसका आत्मसंतोष भी मिलता है, उसकी आत्मा उस कार्य करने की और अग्रसर होती है। आत्मसंतोष भी मिलता है, अतः वो अपनी योग्यता, जो उसके पास योग्यता है एकल स्वामित्व, एकल व्यापार करने की योग्यता, आस्था जो उसके व्यवसाय के अंदर बनी हुई है, विश्वास की भावना उत्पन्न करता है, जो उसकी योग्यता, जो उसकी आस्था, जो उसकी विश्वास की भावना उस व्यवसाय के प्रति, एकल स्वामित्व के प्रति बनी हुई है, उसका उत्पन्न करता है, वह उसे अंतिम रूप से उपलब्धि का एहसास होता है। और अंतिम रूप से जब ये चीज कार्य होते हैं तब उसे उपलब्धि का एहसास होता है कि उसने उस व्यवसाय को प्रारंभ कर तमाम प्रकार की उपलब्धियां हासिल की। विद्यार्थी गौर करें, उपलब्धि का एहसास स्वयं के लिए जब वो काम करता है, व्यक्तिगत रूप से जब वो काम करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है।
आत्मसंतोष बढ़ता है। आत्मसंतोष बढ़ता है तो वो अपनी योग्यता के अनुसार, वो अपने विश्वास के अनुसार, वो अपनी आस्था के अनुसार वो तमाम प्रकार के कार्य करता है। तो अंतिम रूप से उसकी उपलब्धि का उसे एहसास होता है कि वास्तव में वो एक एकल व्यवसाय को चला रहा है, वो निरंतर चला सकता है और उसने तमाम प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। इस प्रकार हमने शीघ्र निर्णय, जो एकल स्वामित्व के गुणों के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। शीघ्र निर्णय, जो एक व्यवसायी होता है वो व्यवसाय संबंधित निर्णय शीघ्र ले लेता है, तुरंत ले सकता है, क्योंकि उसके कोई भी दूसरा सलाह देने वाला नहीं होता है। सूचना की गोपनीयता, सूचना की गोपनीयता से क्या मतलब है? वो स्वयं निर्णय लेता है, क्योंकि व्यवसाय का मालिक वो स्वयं होता है, उसे और कोई कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है और उसके साथ कोई नहीं होते हैं। जो भी वो व्यवसाय संबंधित सूचना इंफॉर्मेशन होती है उसको गुप्त रख सकता है और कानूनी औपचारिकताओं के अंतर्गत ये इतना एकल स्वामित्व नहीं आता है, तो वो अपने लेखे जोखे को भी सार्वजनिक उसे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने गुप्त रखकर व्यवसाय कर सकता है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन से अगर हम बात करें तो स्वामी संपूर्ण लाभ का अकेला ही मालिक होता है। वो तमाम प्रकार के जो भी कार्य करता है, जो ग्रहण करता है, लाभ अकेला ही ग्रहण करता है और प्रत्येक रूप से अपने व्यवसाय में किए गए प्रयत्नों के बाद उसको जो लाभ मिलता है वो खुद ही उसका अकेला स्वामी होता है। उसे लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है और तो उसे प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है, डायरेक्ट उसके पास ही पैसा आता है और वो प्रोत्साहित होता है। उपलब्धि का एहसास मैंने आपको बताया, स्वयं के लिए अगर वो काम करेगा तो उसे व्यक्तिगत संतोष मिलेगा। व्यक्तिगत संतोष मिलेगा जब उसमें आत्मसंतोष भी मिलेगा। आत्मसंतोष मिलेगा तो वो अपनी क्या करेगा, योग्यता, अपनी आस्था और अपने विश्वास के साथ जो भी कार्य करता है उससे अंतिम रूप से उसे उपलब्धि का एहसास होता है कि वास्तव में मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। ये तमाम प्रकार के एकल स्वामित्व के गुण हैं। आगे हम बात करते हैं जो इसका आखिरी बिंदु है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्थापित करना एवं बंद में सुगमता। सुगमता यानी सरलता। विद्यार्थियों, मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स भी बना सके और इसे याद भी कर सके। मैं चाहूं तो इस पूरे चैप्टर को 2-3 दिन में पूरा कर सकता हूं, मगर क्योंकि आपके लिए नया विषय है व्यवसाय अध्ययन, आप कक्षा 10वीं पास कर आपके लिए नया विषय है, तो नए विषय के साथ तारतम्य बनाने के लिए हमें इस प्रकार की बातें करनी होगी, इस प्रकार के लेक्चर आपके सामने रखने होंगे ताकि आप भी समझ सके, इस भाषा को समझ सके, इस भाषा शैली को समझ सके। इसलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और फिर आप भी अपने नोट्स बनाते रहें। और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी तमाम प्रकार की बातें करेंगे कि किस प्रकार आपको लिखने की कला, हम आपको लिखने की कला से भी रूबरू करवाएंगे। तो अंतिम बिंदु था स्थापित करना एवं बंद करने में सुगमता। ये भी एकल स्वामित्व का गुण है। आप गौर करें, एकल स्वामित्व के गुण, अब गुण है तो अपना दिमाग मान लीजिए गुण क्या होंगे? शीघ्र निर्णय ले सकता है। शीघ्र निर्णय ले सकता है तो क्या? सूचना की गोपनीयता रख सकता है, ये उसके अंदर गुण है। जैसे कि एक मैं हूं, अब मेरे में क्या गुण है वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तब बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग से पढ़ाता हूं, हर एक शब्द को समझाने का प्रयास करता हूं और बोर्ड के ऊपर ज्यादा, क्योंकि एक अध्यापक का परम मित्र बोर्ड होता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करवाता हूं। बाकी चीजें मैं बोल भी सकता हूं मगर लिखकर और बोलकर इसलिए आपसे रूबरू करवाता हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए और आपका पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर रहकर आप याद कर सके। इसलिए विद्यार्थियों, तो जो भी बात है उसे समझने का प्रयास करें। स्थापित करना एवं बंद करने में सुगमता, ये भी इसका ही गुण है, एक एकल स्वामित्व का गुण है। फिर इसके हम एकल स्वामित्व के बारे में बुराइयां भी करेंगे। हर एक चीज की दो पहलू होते हैं, अच्छाई होगी तो उसकी बुराई भी होगी। हम बुराइयों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर हम हिंदू अविभाजित परिवार को पढ़ेंगे या फिर साझेदारी को भी पढ़ सकते हैं। पहले हिंदू अविभाजित परिवार को, हिंदू संयुक्त अविभाजित, यानी अविभाजित का मतलब हो गया संयुक्त, जो विभाजित नहीं हो, संयुक्त। स्थापित करना एवं बंद करने में सुगमता। विद्यार्थियों, जब एकल स्वामित्व को प्रारंभ करते हैं तब इसमें इतनी कोई भी न्यूनतम औपचारिकता नहीं होती है वैधानिक कानून के अंतर्गत, तो स्थापित तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जब उस व्यवसाय के दिमाग में आ जाएगा तो उस व्यवसाय को बंद भी कर लेगा। तो इतना इसमें कोई भी कानूनी औपचारिकता ना होने के कारण हम इसे स्थापित भी कर सकते हैं और इसे हम मन मर्जी आए तो बंद भी कर सकते हैं। गौर करें, स्थापित करना एवं स्थापित करने एवं बंद करने में कैसी सुगमता। सुगमता का मतलब है सरल रूप है। सुगमता का मतलब ये शब्द है, जब आप लिखते हैं कॉपी के अंदर, जब आपका एग्जामिनर इसको चेक करता है तो वो प्रभावित होता है। ऐसे शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को आप याद रखने की प्रयास करें, कोशिश करें। देखो, न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता है, ये एकल स्वामित्व का महत्वपूर्ण लाभ है। क्या है इसके अंदर? न्यूनतम यानी बिल्कुल कम वैधानिक औपचारिकता। यानी कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जैसे कि हम फटाकों की दुकान खोलते हैं, उसका एकल स्वामित्व हमारा है तो हमें लाइसेंस मिलता है और अस्थायी लाइसेंस के द्वारा हम कार्य करते हैं, तो किसी जगह लाइसेंस की भी जरूरत रहती है। गौर करें विद्यार्थियों, न्यूनतम वैधानिक औपचारिकता है, बिल्कुल औपचारिकता होती नहीं है, मगर किस व्यवसाय में औपचारिकता होती है, इसलिए यहाँ न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया है। न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता, ये एकल स्वामित्व व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, महत्वपूर्ण गुण है, लाभ है। एकल स्वामित्व को
शासित करने के लिए अलग से कोई भी कानून नहीं बनता है। जब एकल स्वामित्व हम स्थापित कर रहे हैं, प्रस्थापित कर रहे हैं, उसका विन्यास कर रहे हैं, तब हमें कोई भी अलग से कानून की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें कम से कम नियमन का मतलब होता है कि ऐसी जो बाधाएं, जो नियम, रूल्स और रेगुलेशन की बाधाएं आती है उसे पूरा करना होता है। ऐसा कोई भी यहाँ नियमन नहीं है, इसीलिए इसमें रेगुलेशन कहते हैं। होने के कारण, इसमें कम से कम नियम होने के कारण ये स्थापित भी कर दिया जा सकता है और इसे बंद भी कर दिया जा सकता है। पुनः समझने का प्रयास करें विद्यार्थियों। न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता, न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता एकल स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ होता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल न्यूनतम औपचारिकता होती है, कानून की इसमें बाध्यता नहीं होती है। बात करें स्वामित्व को शासित करने, यानी एकल स्वामित्व को शासित यानी कि लागू करने, यानी कि स्थापित करने, शासित करने के लिए अलग से कोई भी कानून नहीं बनाया हुआ है। इसमें कम से कम नियमन, रेगुलेशंस, जो किसी बाध्यता को पूरा करता है, जो बाध्यताओं को नियमन होते हैं, ऐसे रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन सरकार के, उन कम से कम नियमन होने के कारण, नियमन बहुत कम होते हैं, उनके कारण इसे स्थापित भी कर दिया जा सकता है और इसे बंद करने में भी सुगमता रहती है। इस प्रकार हमने आज एकल स्वामित्व के गुणों को पढ़ा। अगर विद्यार्थी मैं एकल स्वामित्व के बुराइयों को भी आज पढ़ाता हूँ तो ये वीडियो 25-30 मिनट का हो जाएगा और आप सुन के बोर हो जाओगे। इसलिए मैं हर एक चीज को धीरे धीरे समझा रहा हूँ। विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। जब आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम फाइट करते हो, संगणक का एग्जाम फाइट करते हो, तमाम प्रकार की ऐसी बातें, या कि आप लेक्चरर बनना भी जाते हो या फिर आप सी बनने में जाते हो, तो भी वहां ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार की साझेदारी के अंदर या फिर स्वामित्व के अंदर। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को याद रखें। आपसे प्रश्न ऐसे आ सकता है कि एकल स्वामित्व के अंदर निर्णय कैसे लिया जाता है, तो आप दिमाग में बनाइए एकल स्वामित्व का निर्णय शीघ्र लिया जाता है। आप ऐसे दिमाग के अंदर आ जाएगा, वहां ऑप्शन ऐसा होगा एकल स्वामित्व का निर्णय शीघ्र कैसे ले सकते हैं, अकेला वो कैसे शीघ्र निर्णय ले लेगा, मगर वो अकेला है इसलिए निर्णय शीघ्र ले सकता है। एकल स्वामित्व के अंदर वैधानिक औपचारिकता कैसी होती है, तो वैधानिक औपचारिकता न्यूनतम होती है, क्योंकि न्यूनतम शब्द का उपयोग किया गया तमाम स्थिति में, बाकी तो औपचारिकता इतनी होती भी नहीं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखकर इसे अपनी कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहे, और समस्या कोई होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो के अंदर हम एकल स्वामित्व की बुराइयां या फिर उसे सीमाएं भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे।